हमारे 9th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। तो आप सभी के लिए फिर से आ चुका है लेक्चर नंबर 4। हाँ जी, मैंने पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा शायद ओवरडोज ना हो जाए, इसलिए मैं एक फ्रिक्शन का एक सेपरेट लेक्चर रखूंगा जो कि होगा 7 से 8 मिनट का। जी हाँ, सिर्फ 7 से 8 मिनट आपको मुझे देने हैं और मैं आपको फ्रिक्शन आपके हाथ में देकर के चला जाऊंगा, है? हाँ, तो बने रहना टिल द एंड। यही कहूंगा, यदि आपने मोशन अच्छे से देखा है तो आपने आपको बेहतर महसूस कर पा रहे होंगे। आप पहले जिन चीजों से डर रहे थे आप उन चीजों के साथ खेल रहे होंगे, है ना? तो चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय भी करते हैं। तो कहानी यूं थी, हम आ गए थे पिछले लेक्चर में, हमने कहां तक पढ़ लिया था? सारे लॉस पढ़ लिए थे और एक्शन रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझा था, है ना? यदि आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो जाके देखो, पहले कंप्लीट करो उसे, फिर आना है। ठीक, आ जाओ। अब चलते हैं लास्ट कुछ डेफिनेशन क्या यार, समझाऊंगा मैं। लास्ट ये दो टॉपिक, अरे फ्रिक्शन और उसके टाइप। बस टाइप तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने होना चाहिए एक बार। तो पहला फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है क्या? और इसके दोनों पार्ट्स, है ना? फ्रिक्शन क्या है? ये डस्टर मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में। फ्रिक्शन के लिए पहली शर्त कांटेक्ट में होना जरूरी है, ठीक है? ये मेरे साथ कांटेक्ट में है। अब मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूं, लेकिन ये तब तक डिस्प्लेस नहीं होगा जब तक इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स मैं ना दे दूं। मान लो मैंने दिए 10 न्यूटन का फोर्स, ये नहीं हिला। मैंने दिया 20 न्यूटन का फोर्स, ये नहीं हिला। फिर मैंने 30 न्यूटन का दिया, ये नहीं हिला। फिर मैंने 30.000001 न्यूटन का फोर्स दिया, तो ये हिलना चालू हो गया, ये हिलना चालू हो गया। मतलब इस चीज को रोके रखने के लिए जो चीज जिम्मेदार है वो है फ्रिक्शन। दो सतहों के बीच में जो चीज लगती है वो होती है फ्रिक्शन। आपने देखा होगा, आपने यदि आप ज्यादा लिखते हो पेन से तो पेन की नोक गर्म हो जाती है, या फिर आपने कभी कोई झगड़ा होगा या आजकल क्या बचपन में होती है ना क्यूरियोसिटी, कड़ा पहनते हो, बहुत सारे कड़ा आपने घिसा होगा कई बार ऐसे करके, तो छूते हो के गरम लगता होगा, किसी के लगाया होगा गरम। वो क्या था? वो फ्रिक्शन के कारण ही वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपने फ्रिक्शन दिया उसको और फ्रिक्शन की वजह से वो था मेटल का। लकड़ी तो गर्म हो ही नहीं सकती उतनी ज्यादा, लेकिन आपने जिस चीज पर उसे घिसा वो मेटल उतनी ज्यादा तेज गर्मी पकड़ गया। अब वो जो आपकी फ्रिक्शनल एनर्जी थी वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हो? ऐसे ही कुछ है फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन दो सतहों के बीच लगता है, यानी दो सरफेसेस के बीच लगेगा, और हमेशा जब कैसे लगता है? जब कांटेक्ट में होंगे। ये कांटेक्ट में है, ये इसमें फ्रिक्शन लगेगा। यदि मूविंग होगा तो इस पे भी फ्रिक्शन लगेगा, है? मूविंग चीज पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है भाई? लगता है मूविंग चीज पर लगता है फ्रिक्शन का दूसरा टाइप है। पहला टाइप तो बताया नहीं, आ जाओ बताता हूं। पहला टाइप भी फरमाया है। पहला टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन, नाम से ही पता चल रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। भैया सुना सा लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी जैसी कोई चीज पढ़ी तो थी कभी? भूल जाओ, काइनेटिक एनर्जी इस चैप्टर में नहीं आएगी, हैं? तो कौन से चैप्टर में आएगी? आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? क्या पढ़ना चाहते हो तो आगे के चैप्टर के लिए वेट करो, तब काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेंगे। अच्छा, आया स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हुआ हमारा? रुकी हुई चीज को रोके रखने के लिए जिम्मेदार है स्टैटिक फ्रिक्शन, है? हाँ, समझ में? रुकी हुई चीज को रोक के रखने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा?
चलती हुई चीज को रोकने के लिए जिम्मेदार है, हैं? हाँ। और एक चीज और, ये हमेशा छोटा होता है इस वाले से, है? हाँ, क्योंकि जब कोई चीज आप मूव करना चाहते हो, आपने चट्टान को मूव कराना चाहा, उसका मास ज्यादा है तो जमीन से कांटेक्ट फोर्स भी उसको ज्यादा रहेगा, तो उसे मूव करना उतना ही मुश्किल होगा क्योंकि उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्या फ्रिक्शन मास के हिसाब से वेरी करता है? बिल्कुल करेगा, लेकिन वो फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, नहीं है। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। क्या उस चट्टान का मास ज्यादा है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया? बिल्कुल बढ़ गया। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है उसके फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को हिला सको, हैं? हाँ, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी देखो तुम्हारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, कि नहीं तो इसको एफ एस स्टैटिक बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में एफ एस स्टैटिक। और ये कैसा होता है? लेस देन इक्वल्स टू वी एस इनटू एन। नॉर्मल की वैल्यू ग्रेविटी एन जी के बराबर लगते हैं, वी एस इनटू एन जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन दो सतहों के बीच में लगने वाली चीज है, दो चीजों के बीच में लगने वाली चीज है, ठीक है। लेकिन इसके दो टाइप होते हैं। यदि कोई चीज रुकी हुई है तो कितने फोर्स तक रुक के रहेगी, उस फोर्स के अमाउंट को हम डिफाइन करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से, है ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलो सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? कोई चीज चल रही है तो लगातार उसमें फ्रिक्शन लगा होगा। यदि आप स्कूटी लगातार तेज स्पीड से चलाते हो तो टायर एक टाइम पर गर्म पड़ जाते हैं, है ना। यदि कोई भी चीज कंटिन्यूअसली चलाते हो टाइम गर्म पड़ जाता है। क्यों गर्म पड़ रहा है भाई? वो जमीन के साथ कांटेक्ट में है और उस पर एक चीज काम कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलती हुई चीज पर हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बंदे को रोकने के लिए। यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी मान लो मैं जबरदस्ती इसको घिसता जा रहा हूं, ये अपने आप तो नहीं रुकेगा ना, मुझे छोड़ना पड़ेगा अपना, तो मुझे अपना हाथ रोकना पड़ेगा तभी रुकेगा। लेकिन यदि ऐसे कोई सिनेरियो आपने स्कूटी ले दी और छोड़ दी तो एक टाइम पर आके रुकेगी। क्यों? इसके कारण, क्योंकि लगातार उसकी वैल्यू को खाएगा, है ना। समझ गए? इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन देखते हैं। ये ब्लॉक, यदि इस पर फोर्स आगे लगाया, इसको आगे जाना है, लेकिन कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? इस पर फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा होगा, हम इसको आगे खींचना चाहते हैं लेकिन इसको फ्रिक्शन रोक के रखना चाहता है। तो इस फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू होती है मिलाकर तुम्हें देखते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू से हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाकर के ब्लॉक मूव होगा। अभी के लिए इतना समझो, सिर्फ डायरेक्शन। यदि फोर्स इस ब्लॉक पर आगे लगाया, इस फोर्स पर ब्लॉक आगे लगाया तो इसको पीछे रोकने की कोशिश करेगा, और 95% केसेस में ये तरीका वैलिड है। ये तरीका वैलिड मतलब यदि इस ब्लॉक की जगह कार होती, बाइक होती मतलब मैं कोई भी ऐसी चीज ले लूं जिसके सारे पार्ट एक साथ मूव करते हैं, अलग अलग रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे हम चलते हैं तो हमारे सिनेरियो में फ्रिक्शन अलग तरीके से डिफाइन होता है, हाँ। लेकिन यदि कोई चीज जैसे गाड़ी है, उसके चारों टायर एक साथ मूव करेंगे, स्कूटी है उसके दोनों टायर एक साथ मूव करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक अलग मूव करेगा, नहीं, दोनों साथ मूव करते हैं। तो उन सिनेरियो में हमारी जिस तरफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन हमेशा जमीन से दिखाया जाता है, ठीक है। फिर से समझो, यदि कार, बाइक, कोई भी ऐसी चीज जिसकी सारी चीजें, यानी जब वो मूव करे किसी भी कांटेक्ट के साथ, किसी भी सरफेस से कांटेक्ट के साथ, तो उसके पर्टिकुलर बॉडी अलग अलग मूव नहीं करनी चाहिए, वो इकट्ठा एक साथ मूव करना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये वाला तरीका वैलिड है। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इस तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ दिखाया जाएगा, यस। अब 5% केसेस भैया कौन से बचे? जैसे जानवर जब चलता है, जानवर के चारों पैर एक साथ तो नहीं चलते ना, पहले तो पैर एक वाले आगे जाएंगे, फिर वाले आगे जाएंगे। ऐसे इंसान का पहले एक पैर आगे जाता है, फिर दूसरे पैर आगे जाता है, आधा उसको डिकोड करते हैं। ये सिनेरियो में बता दिया, यहाँ ब्लॉक हो, पत्थर हो, कार हो, बाइक हो, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका पूरा सरफेस मूव करे एक साथ, तो यस उसको एक तरीका वैलिड है। लेकिन इंसान, ये है इंसान के पैर, ये है दूसरा पैर। अब इसने एक पैर
आगे बढ़ाया, एक पैर पीछे रह गया। यदि इस पर फ्रिक्शन, यदि तुम ये वाला सिनेरियो लगा, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा दो, तो हम वैसे ही जमीन को पीछे ढकेल रहे होते हैं। यहां जब जाते हैं तो हम जमीन को पीछे ढकेल रहे होते हैं, और ये जमीन ने भी हमें पीछे खींच लिया, तो सोचो ना स्ट्रेचिंग खुल जाएगी भाई साहब, इंसान नीचे गिर जाएगा। यदि हम आगे चले, तो हम जब आगे चले होते हैं, चल के देखो एक बार, जब पीछे वाला पैर आगे बढ़ाते हैं तो हम जमीन को पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं। लेकिन यदि मान लो फ्रिक्शन भी पीछे ही लग जाए, जैसे तेल गिरा दूं मैं यहाँ पर, और मैं आगे वाले पैर तो आगे निकाल ली, क्रॉस कर ली, जैसे पीछे रखूं मेरे पैर स्लिप पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी पीछे लग गया। यस, ये वो 5% केसेस में। यदि मान लो कुत्ता है, इसकी 4 टांगे, पहले इसने ये 2 टांगे आगे बढ़ाई और ये वाली पीछे रही, और जब ये आगे बढ़ा रहा होगा तो ये अपने इन पैरों से जमीन को पीछे ढकेल रहा होगा। तो चलो, यदि कुत्ते ने 2 पैर आगे बढ़ाए तो पीछे वाले पैर जमीन को पीछे ढकेलने, पीछे ढकेलने का सेंस, यदि फ्रिक्शन भी पीछे लग गया तो इसके पैर पीछे आ जाएंगे और कुत्ता फैल जाएगा मतलब स्ट्रेच हो जाएगा। हाँ, जोक सपोर्ट, वो थोड़े से क्या कहते हैं उन्हें, डिस्टर्बिंग तत्व बीच में आ गए थे, तो इसलिए अब नहीं है। चलो, यदि मान लो मैंने पैर आगे बढ़ाया और ये मेरा पीछे वाला पैर, जो मेरे पीछे वाला पैर है, ये पीछे जमीन में खींच ले तो मैं गिर जाऊंगा, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं होता। यदि इंसान ने एक पैर आगे बढ़ा दिया तो उसके पीछे वाले पैर पर फ्रिक्शन आगे लगता है, उसे सपोर्ट करने के लिए, भाई साहब तू आगे जा, मैं तेरे साथ हूं। यस, यदि फ्रिक्शन भी पीछे लग गया और आप जमीन को तो पीछे ढकेल रहे हो, और यदि फ्रिक्शन भी अपना काम पीछे क्यों करने लग जाए, क्योंकि टांगे स्प्लिट हो जाएंगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, जब हम आगे चलते हैं तो हम जब जमीन को पीछे ढकेल रहे होते हैं तो फ्रिक्शन आगे लग रहा होता है, और जब फ्रिक्शन आगे लगता है तो यस हम आगे मूव करते हैं। ऐसा समझो ना, ये जमीन को मैंने पीछे ढकेला, यहां पे है ब्लॉक, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ये कैसे जा रहा है, तो ब्लॉक इन द सेंस आगे से। तो देखते हो क्या, मैं इसको ऐसे सकता हूं, ऐसे सकता हूं, ऐसे सकता हूं, तो ब्लॉक क्या हमारी तरफ आता है, नहीं आगे जाता है, आगे जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि मैं धीरे 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 सकता हूं, धीरे 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 सकता हूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, धीरे 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 मैं सरका हूं तो ब्लॉक का जो कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का वो तो ज्यादा है। यदि ब्लॉक चादर के साथ, मतलब चादर बिछा रखी है, चादर के साथ ही आ रहा है, तो ब्लॉक मेरे साथ आगे आ जाएगा। यदि बहुत तक खींचूं तो ब्लॉक या तो यहीं रह जाएगा, थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, है ना। करके देखना, कागज पे ब्लॉक रखना, पहले हल्के हल्के खींचना, सिल्वर टी लीजिए ज्यादा पे, जब वो शीट गत्ता ले लेना, गत्ता है ना, और उस पर पीछे खींचना एकदम, तो या तो वहीं रह जाएगा, जैसा न्यूटन का पहले लोग कहता है रेस्ट कर, तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, या फिर हल्का सा भी डिस्प्लेस होके जाएगा। ठीक है, यस। ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक है, मैं इसको पीछे रखूं, आगे जाएगा, 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 एक टाइम पर गिर जाएगा। देखो ना, ये रैंप है, मैं पीछे गया, आगे गया, पीछे गया, आगे, पीछे गया, आगे गया, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, मैं किसमें कोई फोर्स लगा रहा हूं, मैं तो इसके नीचे वाले सर पे तो फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स फोर्स फोर्स, बस उसके पीछे वाले सर पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये आगे कैसे जा रहा है, ये सिर्फ फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है। यही हमारे पैरों के साथ होता है, जब हम पीछे वाला पैर आगे बढ़ा रहे होते तो वो पैर हमें सपोर्ट करता है, फ्रिक्शन हमें सपोर्ट करता है, भाई तू आगे रख पैर, यही इसके साथ है। देखो मैंने इसको खींचा, आगे गया, मैंने इसको खींचा, आगे गया, इसको खींचा, आगे गया, इसको खींचा, आगे गया, आया समझ में। यहां से देखो, यहां से देखो, गिर गया, तो यस, अब समझ में आया, क्लियर हुआ, दिमाग खुल गया होगा। चलो वापस आओ, ये था टोटल पूरा आपका फ्रिक्शन। कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ भी दिक्कत हुई हो, कमेंट में लिख देना भैया यहां दिक्कत आ गई, और यदि दिक्कत नहीं हुई, मजा आ गया, तो कमेंट में लिखना भैया मजा आ गया, सिर्फ इतना लिखो ये मजा आ गया, आज फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब जब भी तुम चलोगे तो तुम्हारे दिमाग से यही चीज चलेगी, आगे जाओ, मुझे फ्रिक्शन आ गई है, मेरा फ्रिक्शन तो आगे लगा, अगर तुम कोई चीज खींच लोगे तो उसमें फिजिक्स लगाओगे। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग अब फिजिक्स वाला होने वाला है। सो यस, दिस इज द फुल सिनेरियो। और हाँ,
मैथ की भी क्लास तुम्हारी बहुत जल्द आने वाली है। हाँ, मैथ की क्लास मैं ही पढ़ाऊंगा, मैथ भी, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना। तो बने रहना टिल देन, और जरूर से देखा करो, लाइक किया करो, लाइक छोड़ो कमेंट तो किया ही करो यार, कमेंट से मुझे अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ता हूँ मैं, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, जिसके भी आते हैं, 1 आए 2 आए 10 आए 20 आए, मैं तो चाहता हूँ 1000 आए, मजा आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ फ्रिक्शन नहीं रखते हैं, ठीक है। अब बीच में थोड़ी सी वीडियो मैं काटूंगा क्योंकि थोड़े से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा संभाल लेना। इतना समझ में आ जाए तो लिख देना भैया फ्रिक्शन सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब फ्रिक्शन हमें अच्छे से समझ में आ गया है। तो जो भी तुम लिखना चाहो वो लिख देना कमेंट में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक नहीं, अगली सीरीज होगी क्वेश्चंस की सीरीज। हाँ जी, अगला मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रखूंगा, और जो छठा लेक्चर आएगा जिसमें मैं अपने लेवल क्वेश्चन रखूंगा, और वो लेक्चर जरूर से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें वही लेवल के सवाल, पहले मैं फोर्स के सवाल करवाऊंगा, फिर मैं मोशन को छेड़ूंगा, उसके बाद मोशन को इन्वॉल्व करने के बाद क्या करूंगा, एक चीज, फिर एक सवाल ऐसा जिससे मैं सारी चीजें पूछूंगा। तो यस, बने रहना टिल दैट। और आखिरी में एक वन शॉट भी आएगा, 7वां लेक्चर जो उसका वन शॉट होगा। भैया चैप्टर छोटा है, हाँ छोटा जरूर रहा, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर शुरू से लंबा रखा थोड़ा सा, है ना। पहले लेक्चर रखा इसका वही मैंने रखा 11-12 मिनट के आसपास का, है ना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का रहा होगा। उसके अगला लेक्चर मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा, फिर अगला लेक्चर थोड़ा और बड़ा रखा, ये मैंने और बड़ा कर दिया, ठीक है। तो 7वां लेक्चर जो आने वाला है, बने रहना, बहुत मजा आएगा। 7वां लेक्चर वन शॉट होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन मैंने इस सीरीज में नहीं दिया है, क्यों? ये क्विक रिवीजन देने के इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ वन शॉट में सारी चीजें फिर से समझाऊंगा, तो जरूर से बने रहना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तो चलिए सब अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, मिलते हैं सभी को।